हेलो एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज हम बात कर रहे हैं गोल्ड की। गोल्ड जो हर घर में भारत के हर घर की जरूरत है। गोल्ड जो सबसे अच्छा एसेट माना जाता है इस देश में, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। गोल्ड में हमको कब लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, कहाँ पे लगाना चाहिए और हमको गोल्ड से कितने रिटर्न की उम्मीद करनी चाहिए। सो गोल्ड बेसिकली 5 फॉर्म में मिलता है। सबसे पहले फिजिकल गोल्ड में मिलता है, दूसरा डिजिटल गोल्ड में मिलता है, तीसरा गोल्ड ईटीएफ के रूप में मिलता है, चौथा गोल्ड म्यूचुअल फंड्स के रूप में हम गोल्ड को खरीद सकते हैं और पांचवा सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स के रूप में हम लोग खरीद सकते हैं। और हम उसके बीच में आज सारे कंपैरिजन देखेंगे, चाहे मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, चाहे अवेलेबिलिटी कैसे कैसे मिलता है, परचेज और अदर कॉस्ट। हर जितने भी फॉर्म हमने देखे उनमें परचेज की कॉस्ट कितनी लगती है, देन रिस्क कितनी कवर है, लिक्विडिटी हम बेचने जाएंगे तो एकदम से लिक्विडिटी है कि नहीं है, देन रिटर्न्स कितनी आती है इन पांचों फॉर्म्स में। इसके अलावा सेलिंग कॉस्ट कितनी इन्वॉल्व रहती है, टैक्स कितना लगता है और इसके अलावा कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो वीडियो में अंत तक हम लोग बताएंगे। सो अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बात करते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट्स की। तो गोल्ड में जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है फिजिकल गोल्ड में हम लोग देखते हैं कि मिनिमम 1% का 1 ग्राम गोल्ड तो मिनिमम ज्वेलर देता ही है। सो हम लोग बोल सकते हैं कि फिजिकल गोल्ड में 1 ग्राम सोना कम से कम लेना पड़ता है। वहीं डिजिटल गोल्ड में हम लोग 1 रुपए का सोना भी ले सकते हैं। गोल्ड ईटीएफ की अगर हम लोग बात करते हैं तो गोल्ड ईटीएफ में भी हमको कम से कम 1 ग्राम सोने जितनी वैल्यू खरीदनी पड़ती है। गोल्ड म्यूचुअल फंड में ये थोड़ी सी फैसिलिटी है कि हमको 1 ग्राम तक जाने की जरूरत नहीं है, इवन हम 500 रुपए का सोना खरीद सकते हैं। एक और अच्छी बात है गोल्ड म्यूचुअल फंड के बारे में कि वहां पे आपको डीमेट खाता खुलाने की जरूरत नहीं है। सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड की अगर बात करेंगे तो सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड में भी ये सरकार की तरफ से ही दिए जाते हैं और सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड में कम से कम 1 ग्राम सोना आपको लेना ही पड़ता है। ज्यादा की अगर बात करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा एक इंडिविजुअल या एचयूएफ 4 किलो सोना ले सकता है 1 साल में। और अगर वहीं ट्रस्ट की बात करेंगे तो ट्रस्ट 20 किलो सोना तक ले सकते हैं। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। अवेलेबिलिटी की अगर बात करेंगे तो बाकी 4 फॉर्म तो फ्रीली अवेलेबल हैं। सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो अवेलेबल कब होता है, जब जब सरकार इशू करती है नया। ऑनलाइन अगर हम लोग खरीदते हैं तो 50 रुपए पर ग्राम की छूट मिलती है, ऑफलाइन में कोई छूट नहीं मिलती है। अब अगर हम ऑफलाइन खरीदने जाएंगे, सेकेंडरी मार्केट से खरीदने जाएंगे तो इस सोवरिन गोल्ड बॉन्ड को भी हम लोग कभी भी खरीद सकते हैं। कॉस्ट की अगर बात करेंगे तो फिजिकल गोल्ड को जब खरीदने जाते हैं तो वहां पे जीएसटी हमको देना पड़ता है 3%। इसके अलावा मेकिंग चार्जेस, अगर हम लोग ज्वेलरी खरीदते हैं तो मेकिंग चार्जेस जो कि करीब 10 से 15% तक होती है वो हमको देनी पड़ती है। सेलर भी अपना कुछ प्रॉफिट जोड़ता है, बिकॉज वो दुकान लेके बैठा है, इतने सारे एम्प्लॉयज लेके बैठा है, तो कहीं ना कहीं उसका प्रॉफिट भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सोने की कॉस्ट में इन्वॉल्व हो जाता है। डिजिटल की गोल्ड की अगर बात करेंगे तो डिजिटल गोल्ड भी बैक करता है सोने से। मतलब जब हम डिजिटली गोल्ड खरीदते हैं तो उनको सोना खरीद के रखना होता है, तो इसलिए वहां पे भी जीएसटी की 3% कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। इसके अलावा स्टोरेज कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और डिलीवरी चार्जेस वो सारे के सारे इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। गोल्ड ईटीएफ की बात करेंगे तो वहां पे बैक बाय फिजिकल गोल्ड नहीं होता, तो वहां पे गोल्ड नहीं खरीदा जाता, इसलिए जीएसटी नहीं लगता है। लेकिन वहां पे एक्सपेंस रेशियो होता है जो कि करीब 50 पैसे से 1% साल का कॉस्ट आती है। गोल्ड म्यूचुअल फंड की अगर बात करेंगे तो गोल्ड ईटीएफ से करीब करीब 10 पैसे से 25 पैसे और एक्स्ट्रा कॉस्ट आती है, बिकॉज गोल्ड म्यूचुअल फंड भी गोल्ड ईटीएफ खरीदता है। सोवरिन गोल्ड बॉन्ड की अगर बात करेंगे तो प्रैक्टिकली वहां पे कोई कॉस्ट होती नहीं है। सरकार जो कॉस्ट भी देती है वो अपनी जेब से देती है। अगर कोई कमीशन या कुछ भी देती है तो अपनी जेब से देती है, तो जो बायर होता है उसके ऊपर कहीं कोई कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होती। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। रिस्क की अगर बात करेंगे तो देखिए फिजिकल गोल्ड जो होता है, फिजिकली जब हम लोग खरीद के लाते हैं दुकान से, तो उसमें 2 तरह की रिस्क होती है। पहली रिस्क होती है थेफ्ट की, वो चोरी हो सकता है, और दूसरी रिस्क होती है प्योरिटी की, कि हो सकता है कि मैं 22 कैरेट खरीद के लाया हूं या लाई हूं, लेकिन वो जब बाद में बेचने जाते हैं या बाद में कभी पता लगता है तो हो सकता है वो 22 की जगह कम निकले, 20 निकले, 18 निकले, जो भी है। अगर मैं इस तरह की खबरों को झूठा भी मान लूं जो आए दिन अखबारों में छपी थी सोने के बारे में, चांदी के बारे में, अगर इस तरह की खबरों को मैं झूठा भी मान लूं तो भी जो है कहीं ना कहीं प्योरिटी को अगर हम लोग छोड़ दे तो थेफ्ट की रिस्क तो रहेगी। हम लोग आके घर में रखेंगे या हम लोग क्या करेंगे, बैंक में रखेंगे। तो बैंक भी अगर बैंक से सोना चोरी हो जाता है तो वहां पे कोई गारंटी नहीं दी जाती है, वहां पे कोई वापसी नहीं मिलती। और अगर घर से भी चोरी हो जाएगा तो उसको वापस रिकवर करने में बहुत वक्त लग सकता है। बाकी किसी भी फॉर्म में कहीं कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं होती।
बिकॉज मोस्टली सब डिजिटल या ऑनलाइन फॉर्मेट पे होते हैं। अब बात करेंगे लिक्विडिटी की। तो लिक्विडिटी की अगर बात करेंगे तो फिजिकल गोल्ड में जो होती है लिक्विडिटी तो बहुत होती है, लेकिन लिक्विडिटी को हम लोग जब बाजार में जाते हैं तो कितना वक्त लगता है, तो मैं बोलूंगा सब्जेक्ट टू टेस्टिंग एंड मेल्टिंग चार्जेस। जब भी सुनार के पास जाएंगे तो सुनार पहले टेस्ट करेगा और आपसे मेल्टिंग चार्जेस भी लेगा, जो ज्वेलर जिसके भी आप बेचने जाएंगे, तो उतना वक्त तो लगेगा ही लगेगा। डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ETF और गोल्ड म्यूचुअल फंड हाईली लिक्विड होते हैं, उनको हम कभी भी बेच सकते हैं। सोवरिन गोल्ड बॉन्ड की बात करेंगे तो सोवरिन गोल्ड बॉन्ड को 5 साल के बाद गवर्नमेंट हर 6-6 महीने की विंडो निकालती है, उस समय हम लोग उसको सेल कर सकते हैं फर्स्ट। उसके अगेंस्ट में गोल्ड बॉन्ड, सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स के अगेंस्ट में बहुत सारे बैंक लोन देते हैं, हम लोग लोन उनसे जाके ले सकते हैं सेकंड। और फिर भी अगर हम लोग ये दोनों ऑप्शन नहीं अपनाना चाहते तो थर्ड एक ऑप्शन और है कि हम लोग उसको सेकेंडरी मार्केट में जाके भी हाथों हाथ बेच सकते हैं। रिटर्न्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो फिजिकल गोल्ड में कितने रिटर्न्स आते हैं, जो भी आपने कॉस्ट ली उसमें से आप जीएसटी घटा दीजिए, और अगर आपने ज्वेलरी ली है तो मेकिंग चार्जेस जो कि 10 से 15% होते हैं वो घटा दीजिए, तो जीएसटी और मेकिंग चार्जेस घटेंगे। इंप्योरिटीज की बात मैं नहीं कर रहा हूं, अगर वो शुद्ध नहीं है तो वो उतना काटा बट्टा और ज्वेलर काट लेगा। डिजिटल गोल्ड की अगर बात करेंगे तो डिजिटल गोल्ड में भी जीएसटी, मैंने जैसे पहले बताया था जीएसटी लग चुका है, तो जीएसटी की कॉस्ट चली जाएगी। स्टोरेज, ट्रांजेक्शन और डिलीवरी चार्जेस करीब करीब 2 से 3% हो जाते हैं, वो कॉस्ट भी आपकी रिटर्न में से कम हो जाएगी। गोल्ड ETF की जब बात करते हैं तो गोल्ड ETF में सिर्फ गोल्ड ETF के जो चार्जेस वो लोग लेते हैं वही होते हैं, जो कि करीब मैंने पहले ही बताया था 50 पैसे से 1% होते हैं, तो उतनी कॉस्ट में से आपका प्रॉफिट में से उतनी कॉस्ट कम हो जाएगी। अब बात करते हैं गोल्ड म्यूचुअल फंड की, तो गोल्ड ETF के 25 पैसे से 25 पैसे 10 पैसे से 25 पैसे तक गोल्ड म्यूचुअल फंड और महंगा होता है, तो वहां पे 50 पैसे था, तो यहाँ 70 पैसे से 1.25% के आसपास आपकी कॉस्ट साल भर की लगती है। और सोवरिन गोल्ड बॉन्ड की बात करेंगे तो रिटर्न्स के मामले ये बहुत ज्यादा सुपीरियर है, जहां पे सबसे पहले इंटरेस्ट इनकम जो है आपको गोल्ड की जो रिटर्न्स है वो तो मिलेगी मिलेगी, प्लस सरकार अपनी जेब से 2.5% सालाना का इंटरेस्ट देती है। तो अगर आपने 5 साल रखा तो 2.5% का चक्रवर्ती ब्याज जो कि आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा वो आपको हाथ में आ जाता है। ऑल्दो उस पर टैक्स लगता है लेकिन उस पर TDS नहीं कटता, तो वो तो आपको बीच बीच में मिलता ही रहेगा। और सोने को बाद में जब आप बेचने जाते हैं तो सोने की रिटर्न्स भी आपको आ जाएगी। तो इन पांचों फॉर्म्स में सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स की रिटर्न सबसे ज्यादा सुपीरियर है। सेलिंग कॉस्ट की अगर बात करेंगे, जब बेचने जाते हैं तो क्या कॉस्ट लगती है, तो फिजिकल गोल्ड में मेल्टिंग चार्जेस, टेस्टिंग चार्जेस, मेकिंग चार्जेस का कट और इंप्योरिटीज, मतलब मेल्टिंग उसको गलाने के चार्जेस ज्वेलर आपसे लेगा, टेस्टिंग के चार्जेस वो टेस्ट करने के भी चार्जेस ले सकता है, मेकिंग चार्जेस का कट, बिकॉज अगर उसमें मैंने बताया पहले भी ज्वेलरी है तो मेकिंग चार्जेस का कट लगेगा ही लगेगा, और इंप्योरिटीज अगर वो प्योर नहीं है तो वो उतना काटा बट्टा भी कट जाएगा। डिजिटल गोल्ड में खरीदा और बेची में बाई सेल में करीब करीब 1 से 2% का स्प्रेड होता है, बस उतना सा आपको डिफरेंस कटेगा। गोल्ड ETF में बेसिकली वैसे कोई सेलिंग कॉस्ट नहीं होती, वो सालाना जो मेंटेन करने के चार्जेस लेते हैं वही लेते हैं, इसके अलावा कोई सेलिंग कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होती। गोल्ड म्यूचुअल फंड में भी इसी तरह से सेलिंग कॉस्ट नहीं होती है, लेकिन हम लोग अगर 1 साल से पहले गोल्ड म्यूचुअल फंड को निकालने जाते हैं तो हमारी 1% की कॉस्ट कट जाती है। सोवरिन गोल्ड बॉन्ड की अगर बात करेंगे तो उसमें भी प्रैक्टिकली कोई सेलिंग कॉस्ट नहीं होती है। अब बात करते हैं टैक्सेशन की, तो टैक्सेशन में देखिए जितने भी फॉर्म्स हमने देखे एक्सेप्ट सोवरिन गोल्ड बॉन्ड जिसके बारे में हम लोग बताएंगे, पहले आप सारे के सारों को ले लीजिए। तो सबका टैक्सेशन जो है अगर हम लोग 3 साल से पहले बेचते हैं तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाएंगे। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, सीधे सीधे आपकी इनकम में जुड़ जाता है और टैक्स लग जाता है उस पर, जो भी आपकी टैक्स स्लैब होती है। अगर आप 10%, 20% या 30% जो भी टैक्स स्लैब में आते हैं वो टैक्स स्लैब आपको लग जाएगी। अच्छी बात दो है कि अगर आपको जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है उससे अगर आपकी रिटर्न कम है तो उसकी छूट मिल सकती है, उतना आपका टैक्स कम हो जाएगा। और इसमें से 80C या दूसरे जो शेड्यूल 6 के जितने भी डिडक्शन है उन सबकी भी छूट मिल जाती है। तो ये 3 साल से पहले अगर गोल्ड के किसी भी फॉर्म को हम लोग बेचते हैं, अगर 3 साल के बाद गोल्ड के किसी भी फॉर्म को बेचते हैं तो वो शॉर्ट टर्म की जगह लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाता है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे फ्लैट 20% का टैक्स लगता है। इंडेक्सेशन लेकिन आपको अवेलेबल होती है, तो ये बहुत अच्छी बात है। इंडेक्सेशन की वजह से ऑलमोस्ट वो टैक्स फ्री जैसा ही हो जाएगा, और जो बचेगा थोड़ा बहुत प्रॉफिट उस पर 20% टैक्स देना पड़ेगा। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट तो आपको अवेलेबल है, मतलब अगर जैसे आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख से नीचे आपकी रिटर्न है तो उसकी आपको छूट मिल जाएगी, उतने पे कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बट यहाँ शेड्यूल 6 की या 80C, LIC इन सब की म्यूचुअल फंड की
डिडक्शन की छूट नहीं मिलती लॉन्ग टर्म कैपिटल में, तो ये हमको ध्यान रखना चाहिए। टैक्सेशन की एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि सोवरिन गोल्ड बॉन्ड के बारे में, कि सोवरिन गोल्ड बॉन्ड को अगर आप 8 साल के बाद बेचते हैं तो सरकार ने सोवरिन गोल्ड बॉन्ड जो 8 साल के बाद हम लोग बेचते हैं उसको टोटली टैक्स फ्री कर दिया है। तो अगर हम लोग सोवरिन गोल्ड बॉन्ड को 8 साल होल्ड करते हैं तो हमारा 1 रुपए का भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो कि गोल्ड के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। सोना बेचने से पहले, सुनार की दुकान पे जाने से पहले आप क्या कर सकते हैं कि सोने की हॉल मार्किंग करा सकते हैं। ये आप तब भी करा सकते हैं जब आप खरीदते हैं कहीं दूसरी सोनार की दुकान से लाते हैं। अगर आपको ये लगता है कि वहां से कम प्योरिटी कम आ सकती है तो भी आप हॉल मार्किंग करा सकते हैं। लोगों को नॉर्मली हॉल मार्किंग की कॉस्ट के बारे में नहीं पता, तो मैं बता देता हूँ। हॉल मार्किंग की एक कॉस्ट पर आइटम के हिसाब से लगती है। अगर अंगूठी है तो अंगूठी की भी 35 रुपए प्लस जीएसटी, जो कि करीब 40-41 रुपए के आसपास हो जाता है। और अगर एक बड़ा हार है, वो हो सकता है लाखों में हो, तो भी उसकी जो बीआईएस से हॉलमार्किंग कराने की जो कॉस्ट लगेगी, हर जयपुर में जैसे कई जगह है, आपको हर स्टेट में कहीं ना कहीं कई जगह गवर्नमेंट की तरफ से जो बीआईएस सेंटर्स है वो मिल जाएंगे, आप इंटरनेट पे भी ढूंढ सकते हैं। तो हॉल मार्किंग की आपको कितनी कॉस्ट देनी है? एक बड़ी हार भी है तो उसकी सिर्फ 35 रुपए प्लस जीएसटी, जो कि करीब 40-41 रुपए के करीब बैठता है, और उसमें आपको प्योरिटी का पूरा अंदाजा हो जाता है। तो आपको खरीदते समय और बेचते समय आप हॉल मार्किंग कराएंगे तो उसका क्या फायदा है? जब आप ज्वेलर के पास जाएंगे और अगर वो बोलता है इतना प्योर है या नहीं है, तो आप बोल सकते हैं कि भाई मेरे पास तो हॉल मार्किंग सर्टिफिकेट है, इसके हिसाब से इसकी प्योरिटी होती है। तो ज्वेलर जो है कि उसके हिसाब से आपको उसके सही दाम दे देंगे। सो जितना सा करने से आपको एक बेस्ट रेट मिल जाएगी आपके गोल्ड की। अब बात करते हैं गोल्ड के प्रोडक्शन की। तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे भारत में गोल्ड का प्रोडक्शन कितना होता है। तो आपको ये जान के बहुत ज्यादा आश्चर्य होगा कि इंडिया गोल्ड के प्रोडक्शन में टॉप 10, टॉप 20, टॉप 30, टॉप 40, टॉप 50 में भी नहीं है। कितने में है तो हम लोग ये देखते हैं। टॉप 5 कंट्रीज जो गोल्ड प्रोड्यूस करती है उसमें चाइना, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा है, जो कि करीब 4 लाख किलो, 3,83,000 किलो से लेकर करीब करीब 2 लाख किलो तक प्रोड्यूस करती हैं। इंडिया की अगर हम लोग बात करेंगे तो इंडिया का गोल्ड प्रोडक्शन सिर्फ 1800 किलो है, और वो पूरे वर्ल्ड में 64th रैंक पे गोल्ड प्रोडक्शन में आता है। सो प्रोडक्शन तो बहुत कम होता है, तो क्या कंजम्पशन भी उसी हिसाब से कम होता है? तो मेरा आंसर होगा नहीं। गोल्ड के कंजम्पशन में इंडिया पूरे वर्ल्ड में 2nd नंबर पे आता है। तो यहीं से एक प्रॉब्लम चालू हो जाती है। इंडिया करीब करीब 8.5 लाख किलो का गोल्ड कंज्यूम करता है एक साथ। तो यहीं से एक बड़ी प्रॉब्लम चालू हो जाती है कि हमारा नेट डेफिशिएट जो गोल्ड का है, नेट इंपोर्ट जो गोल्ड का है, वो करीब करीब 8,49,000 माइनस 1800 किलो जो हम लोग बनाते हैं, तो करीब करीब 8,47,200 किलो नेट हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। अब इंपोर्ट करने का भार किस पे पड़ेगा? ऑब्वियसली देश पे पड़ेगा, और पैसा भी जो बाहर जाएगा वो ऑब्वियसली डॉलर्स में जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो देश पे भी भार पड़ता है, एक ऐसी अनप्रोडक्टिव एसेट का जो हमारे देश में प्रगति में योगदान नहीं देती, लेकिन उसमें अगर हम लोग पैसा लगाते हैं, उसकी रिटर्न्स भी ज्यादा नहीं है इक्विटी की बनस्पत, लेकिन अगर हम उसमें पैसा लगाते हैं तो हमारे देश को बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो 1800 किलो का प्रोडक्शन, 8.5 लाख किलो का कंजम्पशन, नेट डेफिशिएट है 8,47,000 किलो का। अब मैं अगर गोल्ड की रेट 45,000 रुपए किलो, 45 लाख रुपए किलो भी पकड़ता हूं, तो कहीं ना कहीं 38,124 करोड़ का नेट डेफिशिएट, नेट नुकसान भारत को लगता है। और ये सब जाता कहां है? ऐसी जगह जाता है जिसमें चाइना नंबर 1 पे, टॉप पे है, ऐसी जगह से इंपोर्ट होता है जो कि शायद हमारे मित्र देश भी नहीं है। सो वहां पे हमारा पैसा डायरेक्टली इनडायरेक्टली चला जाता है, और हम ऐसी अनप्रोडक्टिव एसेट ले रहे होते हैं जिसका हमारे देश पे विपरीत असर पड़ता है। सो हमको गोल्ड लेते समय ये फैक्ट भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। गोल्ड की अगर हिस्ट्री की बात करेंगे तो हिस्ट्री भी बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है। पीछे 95 साल की अगर गोल्ड की हिस्ट्री देखेंगे तो करीब करीब आधे वक्त गोल्ड माइनस में रहा है। अब अगर हम स्पेसिफिकली देखेंगे तो 1925 से 1931, 1935 से 1938, 1946 से 1966, 20 साल माइनस। देन उसके बाद बात करेंगे तो 1974 से 1977, देन 1981 से 1983, 1992 से 2001, अगेन 9 साल, और 2011 से 2015, तो करीब 40 से 50% बार गोल्ड नेगेटिव रहा है। तो गोल्ड एक बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव एसेट नहीं है।
रिटर्न्स की अगर बात करेंगे तो वो भी हम लोग आगे देखेंगे। सो बेसिकली गोल्ड लेते समय आपको एक गोल्डन रूल ध्यान रखना है कि देखिए गोल्ड की एवरेज रिटर्न जो आती है वो 8.5% आती है। हमको जब भी इन्वेस्टमेंट करना है तो हमको दिमाग से इन्वेस्टमेंट करना है, दिल से नहीं करना। जब दिमाग से करने जाते हैं तो इन्वेस्टमेंट शायद सही होते हैं, दिल से करे हुए इन्वेस्टमेंट गलत हो सकते हैं। आइए जानते हैं गोल्ड के संदर्भ में ये गलत कैसे हो जाते हैं। देखिए गोल्ड की जो आपने इतने साल की रिटर्न्स देखी वो करीब 8.5% के हिसाब से बढ़ रही है। तो अगर 8.5% को प्रिडिक्ट करके हम लोग गोल्ड की रिटर्न्स निकालते हैं, फेयर वैल्यू हम लोग 94 से चालू करते हैं, तो कहीं ना कहीं 2017 में गोल्ड की फेयर वैल्यू आती है 30,000 रुपए। मार्केट की जो रेट थी वो करीब 29,600 के आसपास थी। तो हम ये बोल सकते हैं कि मार्केट में फेयर वैल्यू से कम पे गोल्ड मिल रहा था। 2018 में भी 32,500 की फेयर वैल्यू थी, 31,400 कुछ मिल रहा था, तो करीब 1,000 रुपए सस्ता मिल रहा था। 2019 आते आते वो करीब बराबर सा हो गया। अब बात करते हैं 2020 की। तो उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा गोल्ड का एक नेचर होता है कि जब भी अनसर्टेनिटी आती है तो गोल्ड बहुत तेजी से ऊपर चला जाता है, और जैसी सर्टेनिटी आती है, जैसे ही सब कुछ स्टेबल होता है, वो गोल्ड अपने आप उसकी रेट नीचे आ जाती है। तो यही हमारे साथ 2020 में हुआ। गोल्ड की फेयर वैल्यू जो हम 8.5% से यहां से कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, वो फेयर वैल्यू थी 38,000। अब गोल्ड की 2025 में फेयर वैल्यू क्या होगी, तो वो आप बड़े इजीली निकाल सकते हैं कि गोल्ड में 2025 में अगर कोई 8.5% का रूल मैं अप्लाई करता हूं तो गोल्ड की 2025 की फेयर वैल्यू होगी 57,000, जो कि अपन आज ही बता सकते हैं। तो उसी तरह से हम लोग देखेंगे तो 2020 में फेयर वैल्यू थी 38,000, पर बाजार में वो मिल रहा था 48,000 का। तो आप समझ गए होंगे फेयर वैल्यूएशन से ऊपर चला गया था। अब बात करते हैं 31 मार्च 2021 की। तो वहां पे जो फेयर वैल्यू आती है वो 41,600 है, और अभी करीब मार्केट में 44-45,000 रुपए सोना ट्रेड करता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि 10 से 12%, 15% सोना फेयर वैल्यू से महंगा है। तो अब आपको खुद को जस्टिफाई करना है कि मैं फेयर वैल्यू से अगर महंगा लेती हूं या लेता हूं गोल्ड को, तो 11-11.5% फेयर वैल्यू से महंगा है, 3% का मेरे को जीएसटी देना है, इसके अलावा मुझे मेकिंग चार्जेस का अलग कॉस्ट देना है। तो इफेक्टिव रिटर्न अगर मैं 2 साल, 3 साल या 5 साल के लिए लेती हूँ, और 8.5% की इसकी एवरेज रिटर्न है, हिस्टोरिकल रिटर्न पिछले 90-95 साल की, तो 8.5% के हिसाब से माइनस ये सारे चार्जेस, कौन कौन से, जीएसटी चार्जेस, मेकिंग चार्जेस, और आपको जीएसटी चार्जेस हो गए, मेकिंग चार्जेस हो गए, और फेयर वैल्यूएशन से जो ऊपर आप ले रहे हो, तो वो भी आपका एक तरह से कॉस्ट इन्वॉल्व है। तो वो कॉस्ट लेने के बाद आपको इफेक्टिव रिटर्न्स क्या बैठेगी, ये आपको खुद को जज करना है। तो इसलिए मैं यहां पे लिखा है हमने, इन्वेस्ट अप्लाइंग माइंड नॉट हार्ट। माइंड से इन्वेस्ट करना है, दिल तो कहेगा कि ले ले, लेकिन माइंड से इन्वेस्ट करना है कि इफेक्टिव रिटर्न। अगर आपको वेल्थ क्रिएट करने के हिसाब से इन्वेस्ट करना, देखिए पहने के हिसाब से तो करना पड़ेगा, लेकिन वेल्थ क्रिएट करने के हिसाब से करना है तो गोल्ड में कितना % अब मुझे डालना चाहिए। तो ये फेयर वैल्यूएशन कंसेप्ट है। लास्ट 40 साल का गोल्ड, सिल्वर, एफडी, पीपीएफ सबका कंपैरिजन देखेंगे तो गोल्ड ने करीब जहां इन्फ्लेशन ने 7.1 की रिटर्न दी है, तो गोल्ड ने करीब 8.4, मतलब महंगाई से करीब 1.3% ज्यादा रिटर्न दी है। सिल्वर की अगर बात करेंगे तो एक्जैक्टली 7.1 की रिटर्न दी है। तो अगर इन्फ्लेशन से अपन बोलते हैं कि कितना आगे बढ़ा, तो एग्जैक्टली इन्फ्लेशन से 1 रुपया भी आगे नहीं बढ़ा, 0% की रिटर्न है गोल्ड की पिछले 40 साल की इन्फ्लेशन के बाद। इसको अगर इक्विटी से कंपेयर करते हैं तो वॉरेन बफेट की कंपनी है जिसका नाम है बर्कशायर हैथवे। जब उन्होंने वो कंपनी चालू की थी तो गोल्ड की जो रेट थी वो $20 1 आउंस की थी, और उस समय बर्कशायर का जो स्टॉक था वो $20 का भी नहीं था, वो सिर्फ $15 का था। वक्त बीता, आज की अगर बात करते हैं तो गोल्ड जो आज है वो $1773 पे पहुंच गया है 1 आउंस। बट बर्कशायर हैथवे जो है वो 20 की जगह 15 था, उससे भी कम था, करीब 75% पे था। बट यहां पे अगर देखेंगे तो 1773 और यहाँ पे 4,08,000। देखिए कितनी जबरदस्त वेल्थ शेयर्स वर्सेस गोल्ड ने बनाई है। गोल्ड की एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट बता देता हूं आपको। जब शेयर मार्केट नीचे की तरफ जाता है, जैसे कि 1992 में गया था, सन 2000 में गया था, सन 2008 में गया था, और अभी 2020 में गया था, तो ये एक हेजिंग का काम करता है। जब भी शेयर मार्केट नीचे जाता है तो गोल्ड तेजी से ऊपर चला जाता है, तो उसको हेजिंग के रूप में यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमको जरूर बताइएगा। लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर कीजिए। आने वाले टाइम पे हम बहुत सारे इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस लाने वाले हैं, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, इनकम टैक्स के बारे में, और भी कोई अगर आपको लगते हैं जो टॉपिक्स आपको सजेस्ट कर सकते हैं, आप हर वो टॉपिक बोलिए, हम लोग उसके बारे में वीडियोस लाएंगे।
काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आने वाले टाइम पे आप देखेंगे। सो थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।